एक घना जंगल और जंगल के बीचों बीच बहती उफनती हुई नदी, नाम सदानीरा। नदी के पश्चिम में एक राजा खड़े हैं जिनका नाम है विदेह माधव, और उनके साथ हैं उनके पुरोहित गौतम राहुगण। राजा के पास एक अग्नि है जिसे वो अपने मुंह में धारण किए हुए हैं। पुरोहित गौतम राहुगण जब भी राजा माधव को पुकारते हैं, अग्नि उनके मुंह से बाहर नहीं आ पाती, लेकिन जैसे ही पुरोहित अग्नि का आह्वान करते हैं, आग धधकती हुई राजा के मुंह से निकलकर धरती पर गिरने लगती है। कहानी आगे कहती है कि अग्नि पूरब की ओर बढ़ती हुई सब कुछ जलाती चली गई। पीछे पीछे राजा माधव और उनके पुरोहित गौतम राहुगण भी चलते आए। आगे बढ़ते बढ़ते सदानीरा नदी तक आ गई आग, लेकिन नदी को पार नहीं कर सकी, रुक गई। क्यों? पुरोहित गौतम राजा को बताते हैं कि पहले ब्राह्मण इस नदी को पार नहीं करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि अग्नि ने अभी इसे पवित्र किया नहीं है, इसलिए नदी के पूरब का इलाका दलदली और बंजर बना हुआ था। लेकिन विदेह माधव के आने के बाद बहुत से ब्राह्मण यहाँ आए और यज्ञों के द्वारा उन्होंने इस भूमि को उपजाऊ बनाया। माधव ने अग्नि से पूछा कि मेरा निवास स्थान कहाँ होगा? अग्नि ने तब जवाब दिया कि इस नदी के पूर्व में तुम्हारा वास होगा। वैदिक ग्रंथों के मुताबिक यही नदी आगे चलकर कोसल और विदेह राज्यों के बीच की सीमा बनी। विदेह ये वो इलाका है जिसे आज हम मिथिला के नाम से जानते हैं। मिथिला दरअसल विदेह राज्य की राजधानी हुआ करती थी एक समय। यहीं की राजा जनक की कहानी हम रामायण में सुनते भी हैं। हालांकि एक दिलचस्प बात आपको हम बताएं कि जैन और बौद्ध सोर्सेस को कंपेयर करने पर हमें पता चलता है कि जनक कोई एक राजा शायद नहीं थे। असल में नाम न होकर संभवतः ये एक उपाधि थी। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप अलिफ लैला देख रहे हैं, जिसमें आज जानेंगे प्राचीन भारत के विदेह राज्य और जनक राजवंश की कहानी। विदेह और राजा जनक की कहानी जानने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। महाभारत काल के बाद की बात है। कुरुवंश के राजा हुए परीक्षित। अथर्ववेद में उनके राज्य का गुणगान आपको मिल जाएगा। कहा गया है कि उनके राज में प्रजा बहुत सुखी थी। परीक्षित के बाद उनके बेटे जनमेजय राजा बने। जनमेजय का नाम इतिहास में एक महान विजेता के तौर पर याद किया जाता है। टेक्स्ट में, सोर्सेस में उसकी वो वाले इतिहास की हम बात कर रहे हैं। इन्होंने तक्षशिला पर जीत हासिल की थी और तक्षशिला आज के पाकिस्तान में रावलपिंडी के पास पड़ता है। ये गांधार राज्य का हिस्सा और शिक्षा व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र तब था। वैदिक ग्रंथ जिक्र करते हैं कि जनमेजय ने चारों दिशाओं में पृथ्वी जीती थी और उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ भी किया था। जनमेजय से जुड़ा एक प्रसिद्ध किस्सा सर्प यज्ञ का भी आपको मिलेगा, जिसमें कहा जाता है कि उनके पिता परीक्षित की नाक के काटने से मृत्यु हुई थी, तो बदला लेने के लिए जनमेजय ने एक सर्प यज्ञ किया जिसका मकसद दुनिया के सभी सांपों को भस्म करना था। जनमेजय के बाद उनके वंशज कुछ पीढ़ियों तक हस्तिनापुर और खांडवप्रस्थ, जिसे बाद में इंद्रप्रस्थ भी कहा गया, यहाँ से राज करते रहे। लेकिन फिर कुरुवंश के बुरे दिन शुरू हुए। छांदोग्य उपनिषद में जिक्र है कि कुरु देश में मातची यानी कि संभवतः ओले या टिड्डियों के कारण फसलें बर्बाद हो गईं। उशास्ति चक्रायण जैसे ब्राह्मणों को अपना घर छोड़कर विदेह के राजा जनक की शरण में जाना पड़ा। पुराणों में कहानी है कि गंगा नदी की बाढ़ में हस्तिनापुर बह गया और राजा निचक्षु को अपनी राजधानी कौशाम्बी ले जानी पड़ी। धीरे धीरे कुरुवंश का प्रभाव इस तरह कम होता गया और इसी दौरान पूरब में उदय हुआ एक नए शक्तिशाली राज्य का, और इसका नाम था विदेह। विदेह राज्य की कहानी वैदिक काल के आखिर में शुरू होती है और यह समय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का हो सकता है। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया में इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी बताते हैं कि यजुर्वेद की संहिताओं में पहली बार विदेह राज्य का जिक्र आया है। इस राज्य की स्थापना कैसे हुई, इसका सबसे पुराना और दिलचस्प ब्यौरा हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से जुड़ा एक महत्वपूर्ण वैदिक ग्रंथ है। इसमें यज्ञों और कर्मकांडों के नियमों के साथ साथ कई कथाएं और दार्शनिक विचार भी दर्ज किए गए हैं। फिलॉसफी भी है, रिचुअल्स भी हैं। इसी ग्रंथ में विदेह माधव और पुरोहित गौतम राहुगण की वो कहानी है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया। कहानी के मुताबिक अग्नि देवता सदानीरा नदी पर आकर रुके। उन्होंने माधव राजा को नदी के पूर्व में बसने का आदेश दिया।
और ये घटना क्यों महत्वपूर्ण थी? क्योंकि ये सिर्फ एक राज्य की स्थापना नहीं थी, ये आर्य संस्कृति और वैदिक रीति रिवाजों के पूरब की ओर फैलाव का बड़ा कदम था। सदानीरा नदी, जिसे आज हम गंडक कहते हैं, एक तरह की सीमा हुआ करती थी। क्रॉस करना मुश्किल था, ब्रेडेड रिवर है। ये नदी हिमालय से निकलती है नेपाल में और फिर दक्षिण की ओर बहती चलती है। कुछ दूर तक ये उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच की सीमा बनती है और आखिर में पटना के पास हाजीपुर में गंगा जी में मिल जाती है। इस नदी के पूरब का इलाका दलदली माना जाता था। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार विदेह माधव और उनके साथ आए ब्राह्मणों ने यज्ञ करके इस भूमि को खेती लायक बनाया। उन्होंने यहाँ वैदिक संस्कृति की नींव डाली। इस तरह विदेह राज्य आर्य सभ्यता के पूरब की ओर बढ़ने का एक अहम पड़ाव बन गया। हालांकि विदेह की शुरुआत को लेकर सिर्फ यही एक कहानी नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं, दिस मे नॉट बी हिस्ट्री। जो कथाएं कह रही हैं मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी प्राचीन परंपराएं अलग किस्से भी बताती हैं। उदाहरण के लिए पुराण और रामायण कहते हैं कि इस राज्य की नींव इक्ष्वाकु वंश के राजा निमि ने रखी थी। कहानी है कि उन्हें एक ऋषि ने शाप दिया, जिससे वो विदेह यानी देह रहित हो गए, इसलिए उनके वंशज और राज्य का नाम विदेह ही पड़ गया। कहा जाता है कि निमि के पुत्र मिथि ने ही राजधानी मिथिला बसाई और वो पहले राजा थे जिन्हें जनक कहा गया। वहीं बौद्ध जातक कथाएं मखादेव नाम के राजा को इस वंश का पूर्वज बताती हैं। भौगोलिक रूप से आप देखेंगे तो विदेह राज्य आज के उत्तरी बिहार के तिरहुत क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी सीमाएं पश्चिम में गंडक नदी से लेकर पूर्व में संभवतः महानंदा नदी तक के रही होंगी। उत्तर में हिमालय की तलहटी और दक्षिण में गंगा नदी इसकी सीमाएं थीं। जातक कथाओं के मुताबिक विदेह राज्य 300 लीग यानी 1440 किलोमीटर या 900 मील में फैला हुआ था। कहा जाता है कि इसमें 16,000 गांव थे। अब हो सकता है कि ये आंकड़े थोड़े बढ़ा चढ़ाकर बताए गए हों, जैसा कि अक्सर पुरानी कहानियों में होता था। विदेह की राजधानी थी मिथिला। वैदिक ग्रंथों में मिथिला नाम सीधे तौर पर नहीं आता, लेकिन रामायण, महाभारत और जातक कथाओं में इसका जिक्र बहुत जगह हुआ है। रामायण इसे राजा जनक की नगरी कहती है। आज के ज़माने में इसे नेपाल की सीमा के पास बसे जनकपुर शहर से जोड़कर देखा जाता है। जातक कथाओं में मिथिला को एक भव्य और अमीर शहर बताया गया। महाजनक जातक में इसका सुंदर वर्णन भी आपको मिल जाएगा। ऊंची दीवारों, फाटकों और बुर्जों वाला एक सलीके से बसा शहर, चौड़ी सड़कें जिन पर घोड़े, गाय और रथ चलते थे, सुंदर तालाब और बगीचे इसकी शोभा बढ़ाते थे। कहते हैं कि यहाँ के योद्धा बाघ की खाल के कपड़े पहनते थे और जो ब्राह्मण यहाँ के थे वो काशी के बने रेशमी वस्त्र पहनते थे। रानियाँ रत्नों से जड़े मुकुट लगाती थीं। मिथिला सिर्फ एक राजधानी नहीं थी, ये ज्ञान, दर्शन, कला और व्यापार का एक बड़ा केंद्र भी था। इसने प्राचीन भारत की संस्कृति को बहुत कुछ दिया। अब इसी मिथिला जिसका वर्णन हम कर रहे हैं, उसके राजा थे राजा जनक। उनकी शोहरत दूर दूर तक फैली थी, खासकर उनके ज्ञान और दार्शनिक चर्चाओं के लिए। हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार जनक असल में कोई एक राजा नहीं थे। संभवतः जनक एक उपाधि थी जो वंश में चली आती थी और इनमें से एक राजा जनक, इन्हें हम रामायण वाले जनक के रूप में जानते हैं। विदेह का उभार उस समय हुआ जब पश्चिम में कुरु वंश का सितारा डूब रहा था। हमने पहले भी बताया। इसके बरक्स विदेह लगातार ख्याति हासिल कर रहा था, जिसकी वजह थी यहाँ के राजा जनक। इन्हें सिर्फ एक शासक ही नहीं, दार्शनिक और ज्ञानी के रूप में भी याद किया जाता है। वैदिक ग्रंथों में जहाँ कुरु वंश के राजाओं को सिर्फ राजन यानी राजा कहा गया, वहीं जनक को सम्राट की उपाधि दी गई। हेमचंद्र राय चौधरी बताते हैं कि शतपथ ब्राह्मण के अनुसार सम्राट का पद राजन से ऊंचा माना जाता था। यह दिखाता है कि जनक का रुतबा उस समय के बाकी राजाओं से बहुत ऊंचा था। अब है लाख रुपए का सवाल कि राजा जनक जिनकी हम बात कर रहे हैं वो हुए कब? ये सवाल इतिहासकारों के लिए लंबे समय तक पहेली बना रहा। ये तो तय है कि वो महाभारत काल के कुरु राजाओं यानी परीक्षित और जन्मेजय के बाद हुए। अब ये हमने कैसे कहा? इसलिए कहा क्योंकि बृहदारण्यक उपनिषद, जो एक प्रमुख वैदिक ग्रंथ है, इसमें जिक्र है कि जनक की सभा में इस बात पर चर्चा होती थी कि परीक्षित के पुत्र कहाँ गए। इससे साफ है कि जनक के समय तक परीक्षित और उनके पुत्र इतिहास बन गए होंगे। ये बात महाभारत और रामायण की टाइमलाइन से थोड़ी अलग है, क्योंकि माना जाता है कि रामायण पहले हुई और फिर महाभारत हुई, लेकिन हेमचंद्र राय चौधरी के मुताबिक राजा जनक कुरुवंश के पतन के बाद आए। एक और बात, महाभारत और पुराणों में अक्सर जन्मेजय और जनक को एक ही समय का भी बता दिया जाता है,
जैसे महाभारत में कहानी है कि जनक के दरबार के प्रसिद्ध ऋषि उद्वालक आरुणि जन्मेजय के सर्प यज्ञ में शामिल हुए थे। विष्णु पुराण कहता है कि जन्मेजय के बेटे शतानिक ने ऋषि याज्ञवल्क्य से वेदों की शिक्षा ली, जो जनक के दरबार के मुख्य ऋषि थे। लेकिन हेमचंद्र राय चौधरी वैदिक ग्रंथों के आधार पर इस बात को ठीक नहीं मानते हैं। वो बताते हैं कि वैदिक ग्रंथों में गुरु शिष्य परंपरा की जो लिस्ट मिलती है उससे पता चलता है कि जन्मेजय और जनक के बीच कम से कम 5 या 6 पीढ़ियों का फर्क था। अगर एक पीढ़ी या गुरु शिष्य परंपरा के एक चरण को आप औसत 30 साल माने तो जन्मेजय और जनक के बीच 150 से 180 साल का फासला रहा होगा। यानी राजा जनक राजा परीक्षित के लगभग 200 साल बाद हुए होंगे। इस हिसाब से अगर परीक्षित का समय, जैसा कि कुछ सोर्सेज में पुराण परंपराओं में 14वीं सदी ईसा पूर्व में बताया गया, तो जनक 12वीं सदी ईसा पूर्व में हुए होंगे। 14वीं सदी और 12वीं सदी, 200 साल का फर्क। अब सवाल उठता है कि वेदों और उपनिषदों में जिस महान सम्राट जनक का जिक्र मिलता है वो असल में कौन थे? ये पता लगाना ऑनेस्टली बहुत मुश्किल है, और मुश्किल इसलिए क्योंकि जनक, जैसा हमने पहले भी बताया, संभवतः एक राजा का नाम नहीं बल्कि पूरे विदेह राजवंश की उपाधि या कुल नाम था। जैसे पुराणों में इस वंश को जनक वंश कहा गया है। इसका मतलब है कि विदेह में कई राजा हुए होंगे जिनका नाम या उपाधि जनक रही होगी। तो फिर रामायण के जनक यानी सीता के पिता कौन थे? रामायण और पुराणों में सीता के पिता का नाम राजा शीरध्वज जनक बताया गया है। क्या यही शीरध्वज जनक वेदों वाले प्रसिद्ध सम्राट जनक थे? कुछ बातें इस तरफ इशारा करती हैं। जैसे रामायण के अनुसार शीरध्वज जनक और कैकई देश के राजा अश्वपति एक पीरियड के थे, समकालीन थे। यही अश्वपति राम के भाई भरत के नाना थे। वहीं वैदिक ग्रंथों से पता चलता है कि सम्राट जनक के दरबार में आने वाले ऋषि उद्वालक आरुणि कैकई के राजा अश्वपति के दरबार में भी जाते थे। यानी वेदों वाले जनक और कैकई के अश्वपति भी एक ही समय के होंगे। इन सोर्सेस के आधार पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद शीरध्वज जनक और वेदों वाले जनक एक ही व्यक्ति थे। प्रसिद्ध संस्कृत कवि भवभूति ने भी अपने नाटक महावीर चरित में सीता के पिता शीरध्वज को ही जनक बताया है, जिन्हें ऋषि याज्ञवल्क्य ने ब्रह्म ज्ञान दिया था। अब कुछ चीज़ें तो एडअप हो रही हैं कि शीरध्वज ही सम्राट जनक होंगे, लेकिन एक पेंच भी है। हो सकता है कि अश्वपति भी जनक की तरह एक उपाधि हो जो कैकई देश के राजा इस्तेमाल करते हों। अगर ऐसा है तो फिर ये कहना मुश्किल है कि दोनों जनक एक ही थे। और इसी तरह बौद्ध जातक कथाओं में भी आपको कई जनक मिलेंगे, कई जनक राजाओं का जिक्र मिलता है, जैसे महाजनक प्रथम और महाजनक द्वितीय। क्या ये वही वैदिक जनक हैं? महाजनक द्वितीय का एक प्रसिद्ध कथन है, मिथिला जल जाए पर मेरा कुछ नहीं जलता। ये बात जनक की दार्शनिक छवि से मेल खाती है। इससे लगता है कि जातक कथाओं वाले महाजनक और वैदिक जनक एक ही थे। हालांकि इसमें भी मतभेद है। महाभारत के अनुसार मिथिला जल जाए वाला कथन जनक जनदेव का था, वहीं जैन ग्रंथों के अनुसार ये बात राजा नमी ने कही थी। अगर महाजनक और नमी एक ही हैं तो वो वेदों वाले जनक नहीं हो सकते, क्योंकि वैदिक ग्रंथों में नमी और जनक अलग अलग राजा बताए गए हैं। इसलिए पक्के तौर पर यह पहचान करना बहुत मुश्किल है कि उपनिषदों के प्रसिद्ध सम्राट जनक कौन थे। पहचान चाहे जो भी हो, जिन राजा जनक का जिक्र उपनिषदों में मिलता है उनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण उनका राजपाट या यज्ञ नहीं बल्कि ज्ञान और दर्शन था, फिलॉसफी। मिथिला में उनका दरबार उस युग का सबसे बड़ा बौद्धिक केंद्र था। दूर दूर से, कुरु पांचाल से भी, कौशल से, शायद मद्र देश से भी बड़े बड़े विद्वान और ऋषि उनकी सभा में आते थे। खुद राजा जनक को एक राजर्षि माना जाता है, राजा भी और ऋषि भी। ऋषि अष्टावक्र के साथ उनका जो संवाद हुआ वो अष्टावक्र गीता में दर्ज है, जो आज भी फिलॉसफी के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट माना जाता है। इतिहासकार ओल्डनबर्ग ने जनक के दरबार की तुलना करते हुए लिखा कि जैसे एथेंस के बुद्धिजीवी मैसेडोनिया के राजाओं के दरबार में इकट्ठा होते थे, वैसे ही पश्चिम यानी कुरु पांचाल के विद्वान पूरब के राजा जनक के दरबार में खिंचे चले आते थे। जनक के समय में विदेह केवल एक राज्य नहीं बल्कि ज्ञान, दर्शन और संस्कृति का केंद्र था। उस समय उत्तर भारत में विदेह के अलावा गांधार, कैकय, मद्र, कुरु, पांचाल, कोसल, काशी, मत्स्य और उशीनर जैसे और भी महत्वपूर्ण राज्य थे, लेकिन ज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में मिथिला का स्थान ही सबसे ऊंचा माना गया। लेकिन इस महान राजा और उनके वंश का आगे क्या हुआ और सीता की कहानी मिथिला से कैसे जुड़ती है?
जैसे पहले बताया, ये कहना मुश्किल है कि उपनिषदों वाले सम्राट जनक और रामायण वाले राजा जनक, जिनका नाम शीरध्वज बताया गया, एक ही व्यक्ति थे या नहीं। लेकिन रामायण की कथा के अनुसार मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता थी। सीता मिथिला की राजकुमारी थी और उनका विवाह अयोध्या के राजकुमार राम से हुआ। रामायण के अनुसार राजा जनक और उनकी पत्नी सुनैना को संतान नहीं थी। एक बार जब राजा जनक यज्ञ के लिए भूमि जोत रहे थे तो हल का फल, जिसे सीत कहा जाता है, एक जगह अटक गया। जब उस जगह को खोदा गया तो वहाँ एक कलश में एक सुंदर सी बच्ची मिली। हल के फल यानी सीत से मिलने के कारण ही उस कन्या का नाम सीता पड़ा। इनकी शादी बाद में अयोध्या के राजकुमार राम से होती है। स्वयंवर का पूरा वो किस्सा है। ये तो हुई सीता की कहानी। जनक वंश का अंत कैसे हुआ, अब इस पर आते हैं। पुराणों में जो जनक वंश की सूची मिलती है उसका अंत राजा कृत्य के साथ हो जाता है। हालांकि कई विद्वान जनक वंश के आखिरी राजा के तौर पर कराल जनक का नाम लेते हैं। खासकर चाणक्य के अर्थशास्त्र और अश्वघोष के बुद्ध चरित्र में उनका जिक्र मिलता है। धर्मेंद्र कुमार अपने लेख मिथिला आफ्टर जनक्स में बताते हैं कि जनक वंश ने मिथिला पर करीब 5 सदियों का राज किया और कराल जनक इस वंश के संभवतः आखिरी शासक हुए होंगे। कराल जनक के अंत की कहानी बड़ी नाटकीय बताई जाती है। कहा जाता है कि राजा कराल जनक योगेश्वर की तीर्थ यात्रा पर थे और वहां मेले की भीड़ में उनकी नज़र एक ब्राह्मण की सुंदर और जवान पत्नी पर पड़ गई। राजा वासना में अंधे हुए और उस महिला को जबरन उठाकर अपने महल ले आए। राजा उस जमाने में ऐसी चीज़ें करते थे। ये देखकर ब्राह्मण गुस्से और दुख से भर गया। रोते हुए शहर में गया और शाप दिया कि ये शहर क्यों नहीं टूट पड़ता जहां ऐसा पापी राजा रहता है। कहते हैं कि ब्राह्मण के शाप के कारण वहीं पर धरती फट गई और राजा कराल जनक अपने पूरे परिवार समेत उसी में समा गए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र और बुद्ध चरित्र में इसी कहानी का जिक्र आपको मिल जाएगा। इस घटना के बाद मिथिला का क्या हुआ? कुछ विद्वानों का मानना है कि कराल जनक की मौत के बाद मिथिला एक गणराज्य बन गया और वृज्जी संघ का हिस्सा भी बना, जिसमें बाद में मगध के राजा अजातशत्रु का दखल होता है। नष्ट कर देते हैं वृज्जी संघ को वो। हालांकि कुछ दूसरे विद्वान मानते हैं कि जनक वंश के खत्म होने के बाद भी मिथिला में राजशाही बनी रही। जनक वंश के बाद मिथिला उस कदर वैसे शक्तिशाली नहीं रहा जैसा कभी पहले हुआ करता था, लेकिन इसका सांस्कृतिक महत्व तो बना ही रहा। ये इलाका अपनी विशेष कला जैसे मधुबनी पेंटिंग्स, भाषा मैथिली है, उनकी अपनी स्क्रिप्ट है और विद्वानों की परंपरा के लिए आज भी जाना जाता है। इसी के साथ इस शानदार एपिसोड को अलिफ लैला के हम कंक्लूड करते हैं, जिसे कमल ने लिखा है। कमल की लिखाई को आप लोग देखते ही हैं, हम उनके साथ में काम करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ जब हमको पढ़ने को मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्स के साथ हम इस एपिसोड को कंक्लूड करते हैं। इस एपिसोड को इरशाद ने रिकॉर्ड किया था। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए खबरगांव।